नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 5 जुलाई 2020 है और हम आपके लिए फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार स्वामी विवेकानंद जी से लिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन फॉलो योर हार्ट। दोस्तों, इस विचार का अर्थ केवल यही है कि जब भी आप दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाएं या आपको ये समझ में ना आए कि अब क्या करना चाहिए, तो हमेशा दिल की सुनिए, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल में ईश्वर का वास होता है और दिल से कही हुई बातें कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो याद रखिए, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। Which IIT institute has developed a home to class teaching setup मोबाइल मास्टर जी? किस IIT संस्थान ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप जिसका नाम मोबाइल मास्टर जी है, इसे विकसित किया है? आंसर रहेगा यहाँ पर आपका IIT कानपुर। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप को लॉन्च या विकसित किया है, डेवलप किया है, जिसका नाम मोबाइल मास्टर जी है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है, क्योंकि इस सेटअप पर स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों के लेक्चर्स और निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस सेटअप की कुछ विभिन्न फीचर्स हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं जिसे दूसरे ऐप्स या दूसरे सिस्टम से अलग बनाते हैं। ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर्स को की वीडियो बना सकता है। साथ ही काफ़ी हल्का उत्पाद है ये, और बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की भी इसमें सुविधा दी जाती है। एक निर्धारित स्नातक स्तर शीट को ज़रूरी एंगल पर श्रेणीबद्ध करके, जिसके बाद मोबाइल होल्डर तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम हैं। इसलिए इस मोबाइल मास्टर जी नाम के इस टीचिंग सेटअप को जो ग्रामीण छात्र हैं उनको बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिसेंटली द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइन, हु इज़ ही? हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, वे कौन हैं? आंसर रहेगा यहाँ एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हैज़ रिजाइंड एज गवर्नमेंट रीशफल इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। दरअसल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की योजनाओं का ही ये एक हिस्सा है, ताकि वो अपनी साख मजबूत कर सकें और आने वाले चुनावों में अपनी केंद्र सरकार को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। वह अपने कार्यकाल के शेष 2 वर्षों में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 संकट से मुक्त करने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑन विच डे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज ऑब्जर्व्ड? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है? आंसर रहेगा यहाँ 4 जुलाई। 4 जुलाई इज़ दैट डे ऑन विच इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डेज ऑब्जर्व्ड। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाता है। जब जलवायु परिवर्तन से निपटना था तो इन्हीं सहकारी समितियों ने अपना विशेष योगदान दिया और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई सारे सुझाव दिए और साथ ही कई सारे एक्शन भी लिए। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने के लिए 2020 की थीम रखी है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, साथ ही इसके माध्यम से नागरिक और उनके समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जो दुनिया की नियोजित जनसंख्या का 10% है।
इसीलिए इस दिवस को उनकी इम्पोर्टेंस यानी कि सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रेन रन बाय द इंडियन रेलवे? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक सबसे लंबी ट्रेन चलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। बताना है उस रेलवे का नाम क्या है। आंसर रहेगा यहाँ शेषनाग। शेषनाग नाम की ट्रेन, जिसकी लंबाई तकरीबन 2.8 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है और इंडियन रेलवे ने इस 2.8 किलोमीटर लंबी रेल को चलाकर एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। शेषनाग को पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेलवे को 4 इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ा था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, याद रखिएगा यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक, ओके, यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के मुताबिक गुरुवार को 251 वैगन के साथ 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन को नागपुर डिवीज़न से कोरबा के बीच चलाया गया था। तो याद रखिएगा नागपुर से कोरबा के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। शेषनाग ने 6 घंटे में करीब 260 किलोमीटर के सफ़र को तय किया और एक अनोखा प्रयोग माल ढुलाई में लगने वाले समय की बचत के लिए ये किया गया था। ठीक है, साथ ही शेषनाग ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए 6000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 4 इलेक्ट्रिक इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं हाल ही में अभी एक और सुपर एनाकोंडा ट्रेन चलाई गई थी जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी थी और इसे चलाने के लिए 6000 हॉर्स पावर के 3 इलेक्ट्रिक इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था। जहां शेषनाग ट्रेन में करीब 251 वैगन्स लगाए गए थे, वहीं सुपर एनाकोंडा में 177 लोडेड वैगन लगाए गए थे। ठीक है, इंडियन रेलवे ने पटरियों पर 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया था जिसका नाम था सुपर एनाकोंडा। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर थी। ठीक है, और साथ ही ये ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश की पहली बार पटरियों पर 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को दौड़ाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था जिसका नाम है एनाकोंडा ट्रेन यानी एनाकोंडा फॉर्मेशन। ये उड़ीसा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच में चलाई गई थी। तो याद रखिएगा शेषनाग चलाई गई थी नागपुर से कोरबा के बीच में और एनाकोंडा चलाई गई थी उड़ीसा के लाजकुरा से राउरकेला के बीच में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज़ के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ जॉइंटली लॉन्च्ड द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन इन कोलैबोरेशन विद CSIR? किस संगठन ने संयुक्त रूप से CSIR के सहयोग से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया है? बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर रहेगा यहाँ पर AICTE। ओके, AICTE। बात करते हैं न्यूज़ की, तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को केंद्रीय मानव विकास मंत्री ने, जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों ने मिलकर इस अभियान को लॉन्च किया है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को। और इसको ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और AICTE और CSIR, इन तीनों की ये संयुक्त पहल मानी जाती है। ठीक है, साथ ही इसे डेवलप करने का श्रेय CDAC, माई गवर्नमेंट, स्क्रॉन्डिंगर एंड कैमेक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा भी माना जा रहा है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा दवाओं की खोज प्रक्रिया को समर्थन देना। ठीक है, साथ ही इस पहल के द्वारा दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने की शुरुआत की गई है और जल्दी से जल्दी जो महामारी रूपी कोविड फैला हुआ है उसके लिए जल्दी से जल्दी एक दवा खोजने की इसमें कोशिश की जाएगी। इसके माध्यम से सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की भी योजना बना रहा है। साथ ही दूसरी क्षेत्रों को, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, साथ ही साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी दुनिया भर से भागीदारी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए खुला हुआ है। ठीक है, और इस हैकाथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक नए मॉडल की स्थापना में भारत का समर्थन करेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ NHAI प्रेसिडेंट। हु इज़ ही? NHAI के प्रेसिडेंट का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और हमें बताना ये कौन है। आंसर रहेगा यहाँ सुखवीर सिंह सिंधु
संधू, जिनको जो NHAI के प्रेसिडेंट हैं इस समय, और इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ये आपको ये 3 ऑप्शंस और दिख रहे होंगे, कर्णम शेखर, रविंद्र भाकर और इंद्रमणि पांडे। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह सिंधु के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की अनुमति पर हो चुका है। अब इनका जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने 2019 में NHAI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। NHAI की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो 1988 में सेटअप हुई थी, और ये रिस्पॉन्सिबल है 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ बनाने के लिए। मतलब इंडिया में टोटल हाईवे है 1,15,000 किलोमीटर, और जिसमें से नेशनल हाईवे 50,000 किलोमीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के लिए। ठीक है, बात यहाँ पर हमने बता ही दिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं योगेंद्र नारायण। ठीक है, योगेंद्र नारायण इसके फर्स्ट चेयरमैन थे 1988 में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड। निम्नलिखित में से किसी भारतीय अमेरिकी को 2020 के महान अप्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा राज शेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं न्यूज़ की। बात करते हैं यहाँ न्यूज़ की, तो भारतीय अमेरिकी पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज शेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने ये पुरस्कार दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कर्णम शेखर हैज़ रिटायर्ड एज MD एंड CEO, विच बैंक डज ही बिलोंग टू? कर्णम शेखर MD और CEO के पद से रिटायर हुए हैं। हमें बताने किस बैंक से संबंधित हैं? आंसर रहेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक से। ठीक, बात करते हैं न्यूज़ की, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है 30 जून 2020 को। वह दिसंबर 1983 में SBI में परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी PO के पद पर आसीन थे। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। वहीं इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रिसेंटली द वेल नोन सरोज खान हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस। हाल ही में एक जानी मानी सरोज खान का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थी। हमें बताना क्या थी? तो आंसर रहेगा यहाँ बॉलीवुड कोरियोग्राफर। ओके, ये एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी, जानी मानी हस्ती थी, और इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। ठीक, निर्मला नागपाल इनका असली नाम था, और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका से किया था। इन्होंने कई फेमस मूवीज़ में भी काम किया, जहां देवदास, जब भी मैट, श्रृंगारम के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। साथ ही इनकी कुछ अदर मूवीज़ के लिए, जिसमें हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक, चालबाज जैसी मूवीज़ के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है। विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स? केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर रहेगा यहाँ नागालैंड। नागालैंड को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। बात करते हैं न्यूज़ की, तो भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तथा ये 6 महीने यानी दिसंबर के अंत तक के लिए इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से केंद्र सरकार का मानना है कि नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद व सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यक है। यहाँ यदि हम सशस्त्र बल अधिनियम की बात करते हैं तो AFSPA इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर लिमिट एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक,
तो ये जो सशस्त्र बल है इसको सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। बात करते हैं नागालैंड की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। कैपिटल कोहिमा है, लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ 12 हैं, गवर्नर RN रवि है, चीफ मिनिस्टर यहाँ नेफ्यू रियो हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानथुंगो पट्टन हैं और यहाँ 60 सीट की विधानसभा है। वहीं राज्यसभा और लोकसभा में यहाँ एक एक सीट जाती है और इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसके बारे में जानकारी ले ली है। नेक्स्ट and last question is the World Bank has approved how many $1 million MSME emergency response program for India's MSMEs। विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए कितने $1 मिलियन के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है? आंसर रहेगा यहाँ $750 मिलियन। ओके, तो बात करते हैं न्यूज़ की, तो विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए $750 मिलियन की मंजूरी दी है। इसका पूरा इस्तेमाल कोविड-19 से के संकट से प्रभावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त प्रवाह में वृद्धि के लिए सहयोग करना होगा। जो MSME को कोविड-19 के कारण इस समय इकोनॉमिक पुअरनेस, जो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस $750 मिलियन का इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1944 में जुलाई में और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। इसके मेंबर्स IBRD के 189 हैं, वहीं IDA में 173। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मैलपास एंड MD एंड CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कारमेन रीनहर्ट। ओके, so students, if you like this video, so please subscribe my channel and press the bell icon button to get my new videos. Thank you and best of luck for your upcoming exams.